जी मेहमद। जी नहीं ना, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बात हो रही है कि पीटीआई के पास अभी भी ऑप्शन है, मेरे ख्याल में तो पीटीआई बहुत सारे ऑप्शंस अपने एग्जॉस्ट कर चुकी है। और असल चीज़ ये है कि जो उनका बार-बार मुतालबा था कि एस्टैब्लिशमेंट से बात ये करनी है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से उनके क्या डिमांड्स थी कि वो इंटरवीन करे, एक इंटरवेंशन हो और फिर जो है हुकूमत गिरे और फिर नए इलेक्शन हो और फिर वो उसकी वजह से वो पावर में आ जाएँ। तो जब उधर से तो बिल्कुल दरवाजे बंद थे बातचीत के और फिर पीटीआई को ये बात रियलाइज़ हुई कि सियासी स्पेस जो है वो सियासी लोग ही निकालते हैं, इसलिए उन्होंने वो जो है नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठे, क्योंकि प्रोटेस्ट भी करके देख ली, वायलेंस भी होगी, सारा कुछ हो गया उसके बाद। अच्छा, एक चीज़ अलीना मैं ज़रूर कहूँगी कि पीटीआई के हमने ओवरऑल अगर आप देखें सियासत देखी है, तो इसमें एक बड़ा रिजिड सा स्टांस रहा है और वो यही रहा है कि हम बात नहीं करेंगे इन लोगों से। और ये जो है मतलब जिस तरह अल्फाज इस्तेमाल उनके बारे में कहते थे कि हमने इनसे बात नहीं करनी। और जब पीटीआई की हुकूमत के अंदर उस वक्त की अपोजिशन, आज की हुकूमत जो कहती थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात कर ले या नेगोशिएशंस, तो आगे से कहा जाता था कि एनआरओ मांग रहे हैं। ये जो एनआरओ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि वो यही बात करते थे कि अगर सियासतदान मिल बैठकर आपस में कोई चीज़ रिजॉल्व कर लें तो ये हाइब्रिड जिस तरीके से परमानेंट ये चीज़ें ना होती। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी आपको याद है कि मजाक उड़ाया जाता था कि जी मुकमका है और फ्रेंडली ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी करिए, फ्रेंडली ऑपोजिशन नून करिए, ये मुकमका नहीं होता। ये चीज़ें बहुत तो जरूरी होती हैं। आपके ख्याल में पीटीआई के सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए तो फिर अब वो टेबल पे आए हैं। भट्टी साहब, ये नुक्ता भी और 9 में वाला भी जो ब्रेक से पहले आसिफ कह रहे थे, प्लीज अगर आप मुख्तसर उसके ऊपर बात कर सकें। नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात के पास ऑप्शन कोई नहीं ख़त्म हो जाता, यानी कोई भी ऐसी सियासी जमात हो जिसके पास सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएं। जब तक ये हुकूमत मौजूद है ये ऑप्शन देती रहेगी। कल कोई नया ऑप्शन आ जाएगा, परसों कोई नया ऑप्शन आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मैं नहीं समझता कि अब उसके पास कुछ बचे ही नहीं था तो वो आ गई है। दूसरी बात, 9 मई जहाँ तक मेरी राय है, 9 मई पे मेरी पहले दिन से है कि ये एक स्याह दिन है, शर्मनाक दिन है। इस पर कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाती, दरगुजर हो जाता, माफ़ी मांग ली जाती या दरगुजर हो जाता या इससे मामला आगे निकल जाता। अभी लेकिन मैंने बताया इमरान खान फैक्टर के, इमरान खान क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कोई आगे चलकर ऐसा मरहला आ जाए कि जिस पे कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ये कहना कि नया कुछ नहीं हुआ इस दौर में या धांधली नया कुछ नहीं, तो ये एक जस्टिफिकेशन है। खबरें ये भी चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वो जो गंडापुर और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान मुलाकात हुई है उसने आज की नशिस्त के लिए बड़ा फैसिलिटेट किया है। इसमें कुछ हकीकत है? नहीं मैडम शेख, नहीं कोई उसमें कोई नहीं हुआ। वो ये मुसलसल चल रही थी, वो इस सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। तो मैं सिर्फ 2 जुमले बोलना चाहूँगा। नया कुछ नहीं, नया बहुत कुछ हुआ है इस दौर में मेरे भाई। और दूसरी बात यह कि अगर 2018 में कुछ बुरा हुआ था तो 2018 में ये क्या कर रहे थे? उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी कर रहे थे और लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, जलसे भी कर रहे थे, जलूस भी कर रहे थे। और मौलाना साहब कह रहे थे कि ये वज़ीर आज़म है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इसकी दुनिया कोई बात ना माने। मौलाना साहब कह रहे थे हम 14 अगस्त भी नहीं मनाएंगे इस धांधली की वजह से। और बिलावल भुट्टो कह रहे थे ये सिलेक्टेड है और हम इनसे थोड़ी बात करेंगे, हम तो उन ताकतवरों से बात करेंगे। जरदारी साहब भी फार्मूला बनाने वालों से बात कर रहे थे। तो मेरे भाई, अगर उस वक्त कोई बुरा हुआ, मैं और आप दोनों ने कहा बुरा हुआ, आरटीएस बैठी, तो अब क्या दोबारा भी वही होना चाहिए? और ये कह के जस्टिफिकेशन खत्म कर देनी चाहिए कि नया हुआ ही कुछ नहीं। ठीक है, 2028-29 में भी यही कर लें फिर। सर मेरा ख्याल है ये पॉइंट नहीं था डिस्कशन का। पॉइंट वो कह रहे थे कि मैंने ही सवाल किया था कि वो अवामिल क्या हैं जिसकी वजह से दोनों आके बैठे हैं, तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बुरा किसी ने शायद मुज़ाकरात को नहीं कहा। अलीना, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में एक चीज इसमें अहम है जो भट्टी साहब ने एक तरह से देखे 2018 के इलेक्शंस की बात की, 2024 दोनों के अंदर जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरह हुई, असल में क्या हुआ, दोनों इलेक्शन में अवाम डिसएनफ्रेंचाइज हुई, अवाम का वोट नहीं माना गया। तो ये जो एक चीज परमानेंट कि अगर अगले इलेक्शन भी इसी तरह हो, मेरे ख्याल में सियासतदानों को शायद ये बात भी समझ आ गई है कि शायद अगले इलेक्शन तो हमारे हाथों में ही ना रहे, फिर ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये बस ऐसे ही रहेगा और कोई अवाम के वोट से मैटर नहीं करेगा, इसीलिए वो बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई होप कि ये इस चीज का हल निकालें कि अवाम का वोट रद्द ना हो अगले इलेक्शन में और कंट्रोवर्सी ना हो। क्या ये सवाल अभी तक इन फील्ड नहीं है? जब तक मुज़ाकरात का कुछ ना कुछ नतीजा या सामने आकर निकलते नहीं, क्या ये कबल अज़ वक्त ना होगा ये कहना कि सियासतदानों को ये रियलाइजेशन है? नहीं अलीना, रियलाइजेशन तो है, लेकिन ये है कि हमने देखा कि यहाँ पर एक वो
चल गया ट्रेंड के सब अपनी बारियों का इंतजार करने लगे। उन्होंने कहा हाइब्रिड निजाम ही अब रहना है, तो ऐसे ही सही। लेकिन यही बात हम कहते रहे हैं, इधर बार बार कहते रहे कि बातचीत होनी चाहिए ताकि निजाम भी खत्म हो और डेमोक्रेसी सही मानों में वापस आए। हम जहाँ बातचीत की बात करें, एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं और वो कुरम का इशू है। पिछले हफ्ते एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ जिसके अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुद गए वहाँ पर। उन्होंने सारे के सारे मामलात और वफाक की सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई अली अमीन गंडापुर साहब को, और फिर उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ। आज इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है और वफाकी काबीना जो है सूबाई उसका इजलास भी हुआ है। सलीम साफ़ी साहब, जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जिनका फैसला हुआ है, क्या आप समझते हैं कि मुकम्मल हल हो सकेगा कुरम की सिचुएशन का इसके नतीजे में? नहीं, एक तो ये कि इक़दामात भी बहुत लेट उठाए गए। ये मामला वहाँ पे एक लिहाज से तो ये एक सदी से चला आ रहा है, लेकिन ये जो रीसेंट कशमकश है और जो रीसेंट लड़ाई है, इसकी भी बुनियादें पड़ी थी कोई 1 महीना पहले, और हुकूमत अगर चाहती तो बरवक्त इक़दाम के ज़रिए वो इस खूनरेज़ी को रोक सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने बरवक्त कोई कार्रवाई नहीं की, और जब तलख़ी बहुत बढ़ गई, दोनों फरीक़ों से बहुत बड़ी तादाद में लोग मर गए, सड़कें बंद हो गई, तो उसके बाद अब हुकूमत मुतवज्जे हुई है। लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी नहीं बल्कि खून बह गया है, पुलों के नीचे खून बह गया है, और अब उनको के दरमियान सुलह कराना या कोई मुआहिदा कराना वो इतना आसान नहीं रहा कि हुकूमत मुतवज्जे हुई है। सर, ये आज गवर्नर सिंध साहब ने कहा है कि कोई एक मुआहिदा है जिसके ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मामला तूल पकड़ रहा है। ये क्या मुआहिदा है और क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? नहीं, मुआहिदा तो दो फरीक हैं, 2 कबीले हैं, और बेसिकली जो लीड कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई को, तो उनके दरमियान हुकूमत सालिसी कर रही है, ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो हुकूमत सालिसी कर रही है। तो उस सालिसी के नतीजे में वो चाहते हैं कि किसी मुआहिदे तक पहुँचे, और माजी में भी इस तरह हुआ है। इन दोनों कबीलों की लड़ाइयाँ हुई है और उसमें फिर मुआहिदे हुए हैं, और उन मुआहिदों के नतीजे में कुछ वक्त के लिए फिर खामोशी हो जाती है। तो शायद गवर्नर सिंध उस मुआहिदे की तरफ इशारा कर। सर, ये आज जो काबीना का इजलास हुआ है, इसमें ये खबर आई है कि असलहा तहवील में लिया जाएगा जो भी वहाँ पर मौजूद है, फिर अमन अमान ख़राब करने वालों का नाम फोर्स स्केड्यूल में डाला जाएगा। लेकिन कुछ जो आगे टिकर्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कोट करके कि कोई ऑपरेशन का बाकायदा फ़ैसला नहीं हुआ। ये ज़रा हमें बता दें कि इस वक्त स्टेटस है क्या कोई ऑपरेशन होगा या फिर कोई और एक्सरसाइज होगी? अब देखें, ऑपरेशन हो या ना हो, लेकिन इस कज़िये के दायमी हल के लिए एक तो ये कि दोनों फरीकों को गैर मुसल्लह करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त उन दोनों फरीकों के पास बारी से बारी हथियार और जदीद से जदीद हथियार उनके पास अवेलेबल है। और दूसरा, वहाँ पर किसी ने बंकर्स वगैरह बनाए हैं तो उन बंकर्स को भी डिमॉलिश करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि ये जो शराइत रखी गई है इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा? नहीं, तो अमल दरामद होना चाहिए। पहली फुर्सत में वहाँ पे जंगबंदी के लिए मुआहिदा होना चाहिए। दूसरी फुर्सत में वहाँ तक इमदादी अशिया पहुँचानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, कि ब्लॉकेड के नतीजे में जो कमी पड़ी है वो कमी दूर हो। और फिर तीसरी फुर्सत में फिर ये जो इक़दामात है कि वहाँ से असलहा इकट्ठा किया जाए और वहाँ के बंकर्स ख़त्म किए जाएं, और लोगों को जो फसादी अनासिर है उन फसादी अनासिर की निशानदेही करके उनको गिरफ्तार किया जाए।